दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते में एक चैनल में लाइव स्ट्रीम में था जिसमें टूरिज्म के बारे में चर्चा हो रही थी। उसमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने बारे में एक किताब लिखें। तब मैंने उनको कहा था कि आजकल के ज़माने में कोई किताब पढ़ता नहीं है, इसलिए मैं अपने बारे में जो भी कहना होगा या बोलना होगा उसे अपने यूट्यूब के चैनल में डाल दूँगा और इसी सीक्वेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों यारों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट करेंगे, जिनको पढ़ कर के मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, अपने चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। दोस्तों, मैं इलाहाबाद जनपद के जो आजकल 3 तहसीलों को मिलाकर के कौशाम्बी ज़िला बनाया गया है, उसकी सिराथू तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव डोनापुर में पैदा हुआ था। ये गांव सिराथू स्टेशन से पश्चिम की तरफ इलाहाबाद कानपुर रेलवे लाइन के दक्षिण में करीब 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस गांव की पहचान इस बात से की जा सकती है कि वहाँ का रेलवे पुल का नंबर 107 है। मेरे पिताजी 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। असल में किसी बीमारी के कारण हमारे बाबा जी का और बड़े ताऊ जी का देहांत कुछ दिनों के अंतर में ही हो गया था। उनके बाद 2 ताऊ जी जुड़वा थे, उसमें से एक ताऊ जी देहरादून में रहते थे, एक ताऊ जी गाँव में थे और मेरे पिताजी सबसे छोटे भाई थे। हमारे ताऊ जी जो देहरादून में थे वो गांव से इसलिए चले गए थे कि हमारे बाबा जी के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि चारों भाइयों का गुजारा हो सके। ताऊ जी पहले कलकत्ता में गए, वहाँ पर छोटी मोटी मजदूरी की, नौकरी की और फिर वहाँ से वो देहरादून चले गए और वहाँ पर भी पहले वो नौकरी करते थे, फिर उन्होंने वहाँ पर दुकान स्थापित की। उस दुकान को चलाने के लिए उन्होंने हमारे पिताजी को भी अपने साथ बुला लिया। गांव में तब बाबा जी, बड़े ताऊ जी और दूसरे वाले ताऊ जी थे। सबसे बड़े वाले ताऊ जी के एक ही लड़का था और उनके देहांत के बाद उनका पालन पोषण दोनों ताऊ जी ने और पिताजी ने मिलकर किया। हम लोग 5 बहन भाई थे, 2 बहनें थीं और 3 भाई थे।
सबसे बड़ी बहन थी। दूसरे नंबर पर बड़े भाई साहब थे जो एयर फोर्स में ऑफिसर थे और 1986 में हार्ट की प्रॉब्लम से उनका देहांत हो गया। उस समय वो स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। उसके बाद दूसरी बहन थी जिनकी शादी 1968 मार्च में हो गई थी और 1971 के आसपास उनको मानसिक बीमारी हो गई और वो 1979 में हमारे को छोड़कर चली गई। मेरे दूसरे बड़े भाई मेरे से करीब 5 साल बड़े थे, जो बड़े भाई साहब की तरह तीसरी कक्षा के बाद देहरादून भेज दिए गए थे, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ नहीं सके और 1975 की जून में उनकी शादी कर दी गई जब वो 12वीं पास हुए थे और उसके बाद उन्हें गांव में ही रहना पड़ा। मेरे देहरादून वाले ताऊ जी और गांव वाले ताऊ जी एक साथ 1977 में स्वर्गवासी हो गए और इसलिए मेरे से बड़े भाई साहब को गांव में आकर के खेती बाड़ी संभालनी पड़ी और पिताजी का साथ देना पड़ा। जिस समय ताऊ जी की दोनों ताऊ जी की मृत्यु हुई थी उस समय मैं बीएससी कर रहा था देहरादून में ही और इसलिए मैं गांव नहीं आ सका। अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। घर में सबसे छोटा होने के कारण मुझे गांव में ही रखा गया और वहाँ से मैंने 5वीं पास की। 5वीं तक पढ़ने के लिए हमारे गांव में उस समय कोई स्कूल नहीं था। हम गांव से पश्चिम की तरफ को करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव साढ़ू है, वहाँ जाया करते थे। उस स्कूल में जिस समय मैं पढ़ता था सिर्फ 2 ही अध्यापक थे, एक प्रधानाध्यापक विश्वनाथ सिंह और दूसरे रामचंद्र शुक्ला हुआ करते थे। हम लोगों ने ज़मीन पर बैठकर महुए के पेड़ के नीचे पढ़ाई की और 5वीं का इम्तिहान 1969 में पास किया। छठी में दाखिला हमें उसी गांव के जूनियर हाई स्कूल में दिलाया गया जहां पर कृषि पढ़ाई जाती थी, विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था। मैं ऊपर वाले के दुआ से पढ़ने में ठीक ठाक था, इसलिए क्लास में हमेशा पहले या दूसरे नंबर पे ही आया करता था। छठी क्लास में बड़ेरी गांव के रूप कुमार चौरसिया के साथ दोस्ती हुई, जिसके पिताजी उस समय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। रूप कुमार चौरसिया से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। हम लोगों में काफ़ी कंपटीशन रहा। उसकी हिंदी की लेखनी, इंग्लिश की लेखनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी राइटिंग थी उसकी। उससे बहुत कुछ सीखा। 8वीं का इम्तिहान जब देने के हुआ तो
हमारे स्कूल के तरफ से सब बच्चों का इम्तिहान प्राइवेट परीक्षार्थियों के तरीके से होता था और मेरा फॉर्म उम्र कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। साल न बर्बाद हो इसलिए पिताजी ने मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला दिला करके 8वीं का इम्तिहान देने को कहा। वो स्कूल साढ़ो से 2 किलोमीटर और पश्चिम माढ़ो पर, जिसे कुटी पर कहते हैं, वहाँ था। किस्मत की बात कि वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट था और उस इम्तिहान को पास करने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था। मुझे अभी भी याद है कि उस इम्तिहान को देने के लिए मुझे गांव के ही मुंशी बाबा के लड़के सुरेंद्र चाचा जी अपनी साइकिल पर ले जाया करते थे, जो वहाँ पर पढ़ाते थे। सुरेंद्र चाचा जी 1972 के बाद शायद गर्मियों में लू लगने के कारण 1973 में, शायद 1973 में लू के कारण स्वर्गवासी हो गए। खैर 1972 में हमने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया और उसके बाद 9वीं के इम्तिहान के 9वीं के परीक्षा प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमारे भाई साहब ने हमें बोला कि मैं आपको कानपुर में पढ़ाऊँगा, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया और इस तरीके से मुझे अपने गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर सैनी इंटर कॉलेज, एसएवी इंटर कॉलेज सैनी में एडमिशन लेना पड़ा और वहाँ पर मैंने हिंदी और गणित के अलावा अंग्रेजी, विज्ञान और जीव विज्ञान सब्जेक्ट लिया। 1972-73 में गांव में बिजली होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, किसी ट्यूशन की भी कोई संभावना नहीं थी। इसलिए स्कूल से आने के बाद घर में शाम को लालटेन जलाकर पढ़ाई करता था। जितना भी समझ में आता था वो समझता था। मैं ज़्यादातर टेक्स्ट बुक की शुरू में जो एग्जाम्पल दिए होते थे उनके हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। बायोलॉजी के टर्म मुझे, जीव विज्ञान के टर्म मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मेरी हिंदी और गणित और अंग्रेजी काफ़ी ठीक थी। अभी भी मुझे याद है 1972 के सितंबर या अक्टूबर में तिमाही इम्तिहान के बाद जब मेरे गणित में 19.5 नंबर आए 20 में से, और मेरे कक्षा अध्यापक का लड़का जो मेरी क्लास में ही पढ़ता था उसके जब 18 नंबर आए या 19 नंबर आए, तो मेरे कक्षा अध्यापक ने अपने लड़के को बहुत डांटा कि मैं तुम्हारे को अच्छे अच्छे टीचर्स के पास भेजता हूँ, मैं भी तुम्हारे को गाइड करता हूँ, फिर भी तुम्हारे गणित में विजय बहादुर सिंह नंबर कैसे कम आए। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। मैंने बोला मेरे को कोई नहीं पढ़ाता, मैं खुद अपने आप पढ़ता हूँ।
इस घटना के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया और मैं पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट पर जाके बैठने लगा। गांव में रहने का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये होता है कि आपको कोई भी किसी तरीके की गाइडेंस नहीं मिलती है। पिताजी तो वैसे भी उर्दू मीडियम से अपने ज़माने में मैट्रिक थे या मैट्रिक नहीं थे मुझे मालूम नहीं, बट उनको साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और इंग्लिश के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं अपने आप ही पढ़ता था। भाई साहब की पोस्टिंग कानपुर में थी। वो जाड़ों के दिनों में एक बार छुट्टी पे आए और उन्होंने मेरे से बीजगणित के, जिसको अलजबरा कहते हैं, उन सवालों को करने को कहा। जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया और भाई साहब ने अपने तरीके से मुझे सिखाया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि जब तक तुम इस पूरे सवालों को नहीं कर लोगे तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, और अम्मा को मना भी कर दिया कि इसको खाना मत देना जब तक इन सवालों को पूरा नहीं कर लेता है। उस समय काफ़ी कष्ट होता था कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर सोचता था कि चलो मेरे अच्छे के लिए ही कुछ कर रहे हैं, और उनकी वजह से मुझे बीजगणित के सवाल अच्छे तरीके से आने लगे। अंकगणित मेरी शुरू से ही अच्छी थी और अंकगणित में मुझे कोई समस्या नहीं थी। रही बात ज्योमेट्री की, रेखागणित की और ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बारे में भाई साहब ने कुछ तरीके बताए थे और इस तरीके से मेरी गणित धीरे धीरे अच्छी हो गई। साइंस की बुक्स को मैं पढ़ता था। उसमें वेरियर कैलिपर्स, स्क्रू गाज, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से सब्जेक्ट हुआ करते थे जिनको पढ़ा। बायोलॉजी मेरा बिग पॉइंट था क्योंकि बायोलॉजी के जो टर्म थे वो मुझे नहीं याद होते थे और मुझे उनको बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ किताबों के अलावा। 1974 में हमारे गांव से करीब 8-10 किलोमीटर दूर दारानगर में हमारा सेंटर पड़ा और वहाँ पर हमने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया। शुरू में गांव के ही एक लड़के के साथ पिताजी ने वहाँ पर रहने को कहा था, लेकिन वो जिनके साथ में रह रहे थे वहाँ पर रात को पढ़ने को नहीं मिलता था, बहुत डिस्टर्बेंस होता था। इसलिए मैंने पहला पेपर हिंदी का जो था उसको देने के बाद अपना सामान उठा करके साइकिल से घर चला आया और वहीं से रोज़ इम्तिहान देने के लिए 7 किलोमीटर सुबह जाता था और दोपहर को 10 बजे जब पेपर ख़त्म होता था तो वापस आता था। जून 1974 को हमारा रिजल्ट आने वाला था। सुबह आकाशवाणी के समाचार से मालूम पड़ा कि आज हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। मैंने पिताजी से कहा कि आज का पेपर मंगा लेते हैं। मुझे अभी भी याद है पिताजी ने बोला कि पेपर मंगाने से क्या फ़ायदा, हमें आपका रिजल्ट मालूम है। फिर भी मैंने गांव के एक आदमी को अपना रोल नंबर दिया और उनको बोला कि जाकर के मेरा रिजल्ट देख लें और अगर मैं पास हो गया हूँ तो वो पेपर लेकर के आ जाएं। वो पेपर लेकर के जब आए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं पास हो गया हूँ। मेरी उस समय 2nd डिवीज़न आई थी। दूसरे दिन कॉलेज में जाकर के हमने अपनी मार्कशीट ली। मेरे 500 में से 278 नंबर आए थे। हिंदी में सबसे ज़्यादा 64 नंबर थे, गणित में 63 नंबर थे,
अंग्रेजी में 61 नंबर थे, साइंस और बायोलॉजी में काफ़ी कम नंबर थे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल में जस्ट 11-11 नंबर देकर के पास किया गया था। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, तो 11-11 नंबर देकर के पास किया गया था। जबकि हमारे कक्षाध्यापक के लड़के को 30 में से 28 और 29 नंबर देकर के पास किया गया था, और इस तरीके से उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, 301 नंबर आए थे। 10वीं का रिजल्ट पास होने के बाद और मेरे पास होने के बाद मुझे भाई साहब ने एक रिस्ट वॉच इनाम के तौर पर दी थी, जो HMT पायलट की थी, जिसका काला डायल हुआ करता था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली घड़ी थी। इससे पहले मेरे पास में घड़ी नहीं थी। हमें नहीं मालूम कि हमने इम्तिहान किस तरीके से दिया। बस जब गांव के पास में से कोई रेलगाड़ी गुजरती थी तब हमें समझ में आता था कि हाँ भाई, इस समय इतना समय हो गया होगा। शाम के टाइम जब रेलगाड़ी जाती थी तो मालूम पड़ता था कि अब अंधेरा होने वाला है। रात को लालटेन जला करके हम लोग पढ़ते लिखते थे। खैर, 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई कि अब हम आगे कहाँ पढ़ेंगे। और इस कड़ी में काफ़ी तमाशा हुआ। देहरादून में जो ताऊ जी के लड़के थे वो मुझे लेने को तैयार नहीं थे, और गांव के सैनिक स्कूल में साइंस थी नहीं। इलाहाबाद में कोई था नहीं कि जहाँ पर मैं जाकर के पढ़ सकता था। भाई साहब ने वैसे ही हाथ उठा दिया था। अल्टीमेटली मैंने अपने बड़े भाई जो देहरादून जा रहे थे उनको तैयार किया कि मुझे भी देहरादून लेके चलो और मुझे वहाँ पर एडमिशन दिला दो। और इस तरीके से मैं अगस्त के शुरू में 1974 में देहरादून पहुँचा। दूसरे दिन फ़ोटो खिंचवाने के बाद में स्कूल्स में एडमिशन्स के फॉर्म लेने शुरू किए तो मालूम पड़ा कि ज़्यादातर कॉलेजेस में 11वीं में एडमिशन बंद हो गए हैं। सिर्फ एक DAV इंटर कॉलेज में एडमिशन चालू थे, जहाँ पर मेरे भाई साहब पढ़ते थे। जब वहाँ पर एडमिशन फॉर्म भरा और प्रिंसिपल के सामने गया तो प्रिंसिपल ने मुझको पूछा कि जिस सब्जेक्ट के साथ में तुम 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें हिंदी मीडियम में एडमिशन नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो एडमिशन भर चुके हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंग्लिश मीडियम से एडमिशन लेना पड़ेगा। मैंने उन प्रिंसिपल JP जोशी साहब को बोला कि सर, मुझे तो हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती, आप मुझे अंग्रेज़ी में कहाँ डाल रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला यही एक तरीका है, अदरवाइज़ यहाँ पर एडमिशन नहीं है। मैंने जाकर के भाई साहब से पूछा, भाई साहब ने बोला कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लो। जब मैं गया तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि भाई मैथ्स में सेक्शन भर चुका है, अब आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, आप इसको काट करके बायोलॉजी कर दीजिए। मरता क्या ना करता, हमने बायोलॉजी किया और इस तरीके से हमारा एडमिशन 11वीं में DAV इंटर कॉलेज देहरादून में हो गया। अब दूसरे दिन से जब क्लासेस शुरू हुई तो जो भी लेक्चर हुआ करता था वो अपने सिर से ऊपर जाता था, क्योंकि मैंने कभी भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की थी। घर में आकर के जब भाई साहब को बोलता था कि मुझे कुछ इंग्लिश मीडियम किताबें चाहिए तो भाई साहब मुझे मना कर देते थे और बोलते थे कि बड़े भाई साहब किताबें पढ़ो, हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं। मैंने बिना किताबों के 4-5 महीना निकाला, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि उस समय मुझे ना तो ज्योमेट्री बॉक्स ढंग से मिलता था, ना डाइसेक्शन बॉक्स मिलता था, ना मुझे स्केल मिलता था। एक रफ बुक थी जिसमें मुझे डायरेक्शन मिली थी कि आप इस रफ बुक में पेंसिल से लिखेंगे और रबर से इसको मिटा करके दोबारा फिर इसी रफ बुक को यूज़ करेंगे।
जाड़े के दिनों में दिसंबर के महीने में बड़े भाई साहब छुट्टी पे देहरादून आए और मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई, तो उन्होंने ला करके मुझे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम्स की बुक ला के दी। उस ज़माने में यूपी बोर्ड के हिसाब से इंग्लिश मीडियम से बुक नहीं मिलती थी। जो ICSE बोर्ड हुआ करता था जिसमें 11वीं तक के एग्ज़ाम होते थे, उतना ही सिलेबस उसमें हुआ करता था। खैर, इंग्लिश मीडियम की बुक मिलने के बाद उनको पढ़ना शुरू किया और किसी तरीके से गाड़ी चला रहा था। केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक्स में मैं हाथ से लाइन खींचता था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के बाद उन चीज़ों को समझने में बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं अकेले बैठ कर के रोता था कि मैं कहाँ फंस गया। दूसरा एक और बड़ा कारण था, क्योंकि जब मैं कॉलेज से आता था तो जो मुझे भाई साहब की दुकान पर बैठना पड़ता था, क्योंकि उनको लंच तक के लिए छोड़वाना पड़ता था। मेरा कॉलेज मॉर्निंग में 7:20 पर शुरू होता था और करीब 1 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी। मैं उस दुकान पर 4 बजे 5 बजे तक बैठता था, उसके बाद घर जाता था और जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ता था। भाई साहब के उस समय 5 या 6 बच्चे थे, 2 ही कमरे थे, घर में पढ़ाई हो नहीं पाती थी। अंधेरे में छत में बैठ कर के अपना होमवर्क पूरा करता था और पढ़ाई करता था। मार्च 1975 में जब होली का दिन था, या होली के दूसरे दिन, किसी बात पर ताऊ जी ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से के मारे देहरादून से पैदल ही निकल गया। हरिद्वार तक पैदल चला, वहाँ से ट्रेन पकड़ी बिना टिकट, लखनऊ पहुँचा और वहाँ से कानपुर पहुँचा और कानपुर से फिर इलाहाबाद पहुँच करके मैं घर पहुँच गया। मैंने जाकर अम्मा को बताया कि मुझे ताऊ जी ने मारा है और मुझे वहाँ पर नहीं पड़ा, मेरे को बहुत बुरी हालत है, अगर मैं वहाँ पर रहूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। पिताजी को मालूम पड़ा। पिताजी ने बोला ठीक है भाई, फिर यहाँ पर आकर तुम खेती करो। 1 महीने तक गांव में रहा। उस समय खेती कट रही थी, गेहूं कट रहा था, जौ कट रहा था, अरहर कट रही थी, सरसों कट रही थी, मटर कट रही थी। वो कट कर के खलिहान में आती थी। हम खेत से घर तक आते थे और जाते थे, इसी तरीके से वहाँ पे बैठते थे। अप्रैल के 17 या 18 तारीख को मैंने पिताजी को बोला कि मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और मुझे फिर से देहरादून जाना है, आप अगर हो सके तो मुझे छोड़ के आ जाओ। पिताजी ने बोला ठीक है जाओ, लेकिन अगर फिर अब मार पड़ती है तो फिर भाग के मत आना। मैं देहरादून गया, मेरे इम्तिहान हुए और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस इम्तिहान में पास हो गया। मेरे इम्तिहान में पास होने के बाद मेरे घर वालों को काफ़ी अचरज हुआ कि मैं इंग्लिश लेकर के भी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में पास हो सकता हूँ। उस समय मेरी क्लास में देहरादून के नामी गिरामी स्कूलों के बच्चे थे, जैसे सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ, दून स्कूल और काफ़ी अच्छे अच्छे कैम्ब्रियन हॉल, ऐसे स्कूलों के बच्चे थे। मिलिट्री ऑफिसर्स के बच्चे थे, डॉक्टर्स के बच्चे थे, जिनको देख करके काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। जब 12वीं की क्लासेस शुरू हुई तो उस समय जिन लोगों ने 11वीं में IC बोर्ड की दिया था वो भी वहाँ पर आ गए और इस तरीके से 12वीं की क्लासेस चालू हुई। 12वीं का एग्ज़ाम जब हुआ 1976 के मार्च अप्रैल में, उस समय हमारा सेंटर देहरादून के रेस कोर्स में पन्नू स्कूल में पढ़ा था। मुझे अभी भी याद है कि मेरा लास्ट पेपर 23 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, जो शायद बायोलॉजी या इंग्लिश का कुछ था। और उसके बाद दूसरे दिन हमें देहरादून से वापस भेज दिया गया कि जब रिजल्ट आएगा तो वापस आ जाना। गांव में जब आया तो ताऊ जी गाँव में ही थे। इस बीच में भाई साहब की शादी 1975 जून में हो गई थी और उसके बाद ताऊ जी देहरादून गए ही नहीं थे, क्योंकि देहरादून में भाई साहब के साथ उनका झगड़ा हुआ करता था। उन्होंने बोला मैं देहरादून नहीं जाऊँगा।
जब मैं गांव में आया और महीने भर गांव में रहा तो ताऊ जी के साथ में रहते रहते मैंने उनको पटाया कि ताऊ जी रिज़ल्ट आने वाला है और यहाँ पर तो रिज़ल्ट मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे देहरादून जाना है। ताऊ जी ने पिताजी को कन्विंस किया और इस तरीके से मैं जून के महीने में चला गया। मेरे साथ जो देहरादून वाले भाई साहब थे उनकी माँ ताई जी भी साथ गईं और हम देहरादून पहुँच गए। जून के आखिरी में या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट में मेरी फ़िज़िक्स में सप्लीमेंट्री आ गई। वो फ़िज़िक्स में सप्लीमेंट्री क्यों आई, उसका कारण ये है कि मैं जिस दिन फ़िज़िक्स का पेपर था, फ़िज़िक्स फर्स्ट पेपर की बात है, उस दिन वेस्ट इंडीज़ में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट मैच चल रहा था, जो कि रात को कमेंट्री आ रही थी और पूरे मोहल्ले में कमेंट्री ही कमेंट्री चल रही थी। गावस्कर और ब्रजेश पटेल, शायद महेंद्र अमरनाथ, चौथा मैच टेस्ट मैच था, कुछ ऐसा था, वो चल रहा था और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, या जितना पढ़ पाया था सब भूल गया। रात को 2:30-3 बजे जब कमेंट्री ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि अब और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जब पढ़ने की कोशिश की तो मुझे नींद आ गई। सवेरे 6 बजे उठा और बिना किसी तैयारी के कॉलेज स्कूल सेंटर चला गया और उस पेपर में मैं प्रैक्टिकली सो गया। इन्विजिलेटर ने मुझे कई बार जगाया होगा लेकिन मैं जाग नहीं पाया। मुझे मालूम था कि मेरी फ़िज़िक्स की तैयारी अच्छी है, लेकिन फिर भी चूँकि रात भर सो नहीं पाया था इसलिए उस इम्तिहान में मेरी गड़बड़ हो गई और सप्लीमेंट्री आ गई। जब सप्लीमेंट्री आ गई तो मेरे ताऊ जी के लड़के को बहुत खुशी हुई कि अब इसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। मेरे घर वालों को भी खुशी हुई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। इस समय मैं एक पड़ोसी का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए 30 रुपये या 35 रुपये की मदद की थी। मैंने वो एग्ज़ाम भर दिया अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैंने एड़ी चीटी का जोड़ लगा दिया। अगस्त के महीने में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और मैं फ़िज़िक्स के पेपर को क्लियर कर गया, और इस तरीके से अब मैं बीएससी में एडमिशन लेने के तैयार था। बीएससी के लिए उस समय डीएवी कॉलेज देहरादून में ही प्रवेश चल रहे थे और मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और हमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में एडमिशन मिल गया। बीएससी में जो लड़के अपने साथ में थे, जो डीएवी इंटर कॉलेज में लड़के साथ में थे, उनके साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हम डीएवी कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करते थे। क्लासेस में भी डिस्कशन हुआ करता था। इंग्लिश बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाती थी, इसलिए कोई किताबों की चिंता नहीं थी। और इस तरीके से बीएससी का पढ़ाई कर ही रहे थे। 1976 के अगस्त के महीने में हमें बीएससी में एडमिशन मिला था और उस समय भारत में आपातकाल लगा हुआ था। 1977 के एग्ज़ाम के टाइम इमरजेंसी हट गई थी, इलेक्शन शायद हो गए थे, खैर हमारे इम्तिहान हुए। उसके बाद फाइनल का पढ़ाई शुरू हुई। फाइनल के इम्तिहान भी हमारे शुरू हुए और जब ख़त्म हुए तो हमें गांव भेज दिया गया कि जब रिज़ल्ट आएगा तब वापस आना। जुलाई के महीने में रिज़ल्ट आया और मेरी बीएससी में फर्स्ट डिवीज़न आ गई। ये मेरा जीवन का पहला चरण है जिसके बारे में आपको बताना था। ये छोटा सा वीडियो था जिसको आप अगर पसंद करते हैं तो शेयर करें और लाइक करें। आगे मैं दूसरे चरण में अपनी कहानी बीएससी के बाद क्या हुआ वो बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए